हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे थ्रोम्बोसिस के बारे में कि थ्रोम्बोसिस क्या होता है तथा किस प्रकार कोज करता है और इसका हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करें हम इसकी परिभाषा के बारे में। तो ब्लड वेसल्स में बनने वाला ऐसा क्लॉट जो एक जगह स्थिर या नॉन मूवेबल रहता है उसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स में एक ऐसा क्लॉट बन जाता है जो नॉन मूवेबल होता है और ब्लड सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। अगर हम देखें डायग्राम के बारे में तो हमें इसमें साफ दिख रहा है जैसे कि एक अपनी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के अंदर नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, तो हमें हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई होते रहते हैं। बट थर्मोसिस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक जगह पर फाइबर बन जाते हैं और एक जगह पर एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जैसे हम थर्मोसिस कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई का फ्लो है वो कम हो जाता है और हमारे बॉडी के अंदर और विभिन्न ऑर्गनों को एक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण हाइपोक्सिया कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। एक स्थिति और होती है जिसमें क्या होता है कि ये थ्रोम्बोस जो है, ये थ्रोम्बोस एक जगह से टूट जाता है और टूटने के बाद मूवेबल हो जाता है, यानी कि ब्लड वेसल्स में इधर उधर मूव करता रहता है। उस कंडीशन हम कहते हैं एम्बोलिज्म, जो कि हमें जो नीचे डायग्राम दिखा रहा है इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि जैसे पहले ये थ्रोम्बोस था, थ्रोम्बोस के बाद में क्या हुआ, टूट कर अलग हो गया। इस कंडीशन को एम्बोलस या एम्बोलिज्म कहा जाता है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट में, जिसके उसके अंदर हम पूरे एम्बोलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अन्य टाइप के बारे में, जिसमें एक मेन होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, यानी कि थ्रोम्बो से टूटकर अलग होने वाले भाग को बोला जाता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। यह थ्रोम्बोस होता है जो कि ब्लड वेसल्स में एम्बोलिज्म परिवर्तित हो जाता है। यदि ब्लड वेसल्स के आरटी में थ्रोम्बोस उस एरिया का 75% भाग ब्लॉक कर देता है तो उस आरटी संबंधित एरिया में O2 की सप्लाई कमी आ जाती है, जिसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। जिसमें मैंने पहले आपको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर थ्रोम्बस बनने के कारण ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाता है और हमारे बॉडी के विभिन्न ऑर्गन और टिश्यू को पर्याप्त मात्रा में O2 सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण हाइपोक्सिया कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे कोज, यानी कि थ्रोम्बोसिस आखिर होने के कारण क्या है। तो उसमें मेनली होता है ब्लड इंजरी, यानी कि ब्लड वेसल्स में किसी प्रकार इंजरी होगी तो हमारा क्लोटिंग फैक्टर वो एक्टिव हो जाएंगे और जिसके कारण अधिक मात्रा में क्लोटिंग फैक्टर एक्टिव होने के कारण थ्रोम्बस बन सकता है। नेक्स्ट होता है सर्जरी। सर्जरी के अंदर हमारी कहीं ब्लड वेसल भी कट होती है, वहां पर रक्त का थक्का या क्लोटिंग बनने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करें ट्यूमर, इन्फेक्शन, लॉन्ग टाइम इनएक्टिव पार्ट। यदि हमारे बॉडी का कोई पार्ट ऐसा है जो कि लॉन्ग टाइम तक इनएक्टिव है तो उसमें थ्रोम्बस बनने की संभावना अधिक होती है। डिक्रीज लेवल ऑफ हेपरिन है, यानी कि हमारी बॉडी में हेपरिन की कम लेवल होना भी थ्रोम्बस का कारण बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्रोम्बोजेनेसिस। थ्रोम्बोजेनेसिस यानी थ्रोम्बस बनने की प्रक्रिया, यानी थ्रोम्बस किस प्रकार हमें कोज करता है, किस प्रकार अपीयर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इंजरी इन ब्लड वेसल। जैसा कि हमने कोज में बात किया था, इसका एक मेन कोज होता है इंजरी इन ब्लड वेसल, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स में इंजरी होने पर हमारी ब्लड वेसल की एंडोथेलियम में भी इंजरी होती है, जिसके परिणाम जिस पर्टिकुलर भाग पर इंजरी हुई है वहां पर फाइबर जमा होना प्रारंभ हो जाते हैं और वो फाइबर एक जगह जमते जमते थ्रोम्बस को कोज कर देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्लेटलेट्स, यानी कि हमारे क्लोटिंग फैक्टर में सबसे अहम भूमिका प्लेटलेट्स निभाते हैं, जो कि क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिव करते हैं। यानी अधिक मात्रा में ब्लड वेसल इंजरी वाले भाग पर प्लेटलेट्स जमा होने लगती है, जिसके कारण भी हमें थ्रोम्बस कोज हो सकता है। नेक्स्ट बात करें डिक्रीज ब्लड फ्लो, यानी कि जिस भाग के अंदर ब्लड फ्लो ही अगर लो होगा तो उस स्थान पर ब्लड क्लॉट बनने का जो स्पेस ज्यादा मिलेगा, यानी कि जहां पर ब्लड फ्लो लो होगा उसमें थ्रोम्बस बनने का चांसेस ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट बात करें टाइप ऑफ थ्रोम्बोसिस, यानी कि थ्रोम्बोसिस के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है आर्टियल थ्रोम्बोसिस, यानी कि हमारे आर्टरी के किसी भाग में थ्रोम्बस का बनना आर्टियल थ्रोम्बोसिस कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे नीचे डायग्राम दिख रहा है, ये हमारी आर्टरी। आर्टरी के अंदर क्या होता है, हमारे कभी कभी फैट या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कभी क्या जैसे रप्चर होने के बाद यहाँ पर ब्लड वेसल इंजरी हो जाएगी। इंजरी होने के बाद हमारे क्लोटिंग फैक्टर जो है वहाँ एक्टिव हो जाएंगे और क्लोटिंग फैक्टर एक्टिव होने के बाद यहाँ थ्रोम्बस कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप बात करें तो वो है वीनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि हमारे किसी वेन के अंदर ब्लड क्लॉट का बनना कहलाता है वीनस थ्रोम्बोसिस। इसमें हम मेनली देख सकते हैं कि वेन में क्या होता है कि सबसे ज्यादा वॉल पाए जाते हैं,
जिसके कारण इसमें थ्रोम्बोसिस बनने की संभावना अधिक होती है। यानी इसमें होता कि जैसे कि वेन है, वेन में क्या होता है कि हमारे बॉडी से ब्लड हार्ट की ओर जाता है। इसमें मेनली वॉल्व लगे होते हैं, वॉल्व के अंदर ब्लड इधर फ्लो करता है। अगर वॉल्व के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है तो इसमें टाइमिंग ज्यादा मिलेगी थ्रोम्बोसिस बनने के लिए, और अगर यहाँ पर थ्रोम्बोसिस कोज हो जाता है तो क्या वॉल्व को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई पूरी तरह नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो कार्डियक थ्रोम्बोसिस, यानी कि हमारे हार्ट के किसी चैम्बर के अंदर ब्लड क्लॉट को बनना कहलाता है कार्डियक थ्रोम्बोसिस। जैसे डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ एक हार्ट के नीचे वाले भाग के अंदर ब्लॉकेज हो रखा है, जिसके कारण यहाँ पर जो हार्ट में ब्लड सप्लाई बाधित हो रखी है और यहाँ पर भाग में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में, यानी कि थ्रोम्बोसिस होने के बाद हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो इसमें एक अलग जनरल सिम्टम देखने को मिलेंगे, इसमें पेन, वीकनेस, हाइपोक्सिया, यानी कि हमारे बॉडी में थ्रोम्बोसिस होने के बाद ब्लड सप्लाई जो है वो ब्लॉकेज होगी, जिसके कारण हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके कारण वीकनेस होगी, पेन होगी और हाइपोक्सिया देखने को मिलेंगे। बट थर्मोस बॉडी के जिस ऑर्गन ब्लड वेसल बनता है वहां पर ब्लड सप्लाई तथा O2 सप्लाई में कमी आती है, जिसके कारण उस ऑर्गन का फंक्शन प्रभावित होता है, जैसा मैंने अभी पहले बताया था आपको। एग्जाम्पल तो देखें, यदि थ्रोम्बस कोरोनरी आर्टरी बनता तो उस व्यक्ति या पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है, जैसे कि हमने पहले देखा था कार्डियक थ्रोम्बस में। नेक्स्ट बात करें इसके मैनेजमेंट के बारे में, यानी थ्रोम्बोसिस होने के बाद में हम उस पेशेंट को किस प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। तो मेनली हम इसको मेडिकल मैनेजमेंट देखें तो उसमें हम देंगे इसको प्रोवाइडेड ड्रग थेरेपी, यानी पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड करेंगे। मेनली इसमें प्रोवाइड करेंगे एंटीकोगुलेंट ड्रग, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि ब्लड का क्लॉट नहीं बनने दे। उसमें मेनली इंजेक्शन रूप में हम दे सकते हैं हिपेरिन, और टैबलेट के फॉर्म में दे सकते हैं वार्फिन। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि ब्लड क्लॉट को तोड़े, यह ब्लड क्लॉट को तोड़ने का कार्य करती है। एग्जाम्पल देखें तो इंजेक्शन दे सकते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो इसमें ब्लड वेसल्स को देखने के लिए एंजियोग्राफी करेंगे और रिपेयर करने के लिए एंजियोप्लास्टी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, यानी उसको एज ए नर्स किस प्रकार ट्रीट करेंगे। तो हम उस पेशेंट को वाइटल साइन को असेस करेंगे, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। नेक्स्ट उसको प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उसके ब्लड वेसल्स में पहले से ही ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज हो रखी है, जिसके कारण बॉडी में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन और O2 सप्लाई नहीं हो पा रही। अगर वो ज्यादा कार्य करेगा, ज्यादा वर्क करेगा तो उसमें कॉम्प्लिकेशन संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए हमें उसको प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करनी है। पेशेंट को हैवी एक्सरसाइज, रनिंग या वेट लिफ्टिंग तथा हैवी वर्क करने से बचने की सलाह देंगे। पेशेंट का टाइम टू टाइम मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे ताकि उसे रिकवरी जल्दी से की जा सके। पेशेंट का आयु चार्ट मॉनिटर करना और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करना। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब अगले वीडियो में बात करेंगे DVT के बारे में।